इस तरीके से रहेगा चैट जीपीटी का ओपन एआई। तो ये यहाँ पे जहाँ पे सेंड अ मैसेज लिख रहा है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या टाइप करें? कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें अपनी तैयारी से रिलेटेड, लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। ठीक, फिर आप इसमें सर्च कीजिए। तो देखो, जैसे आप कहीं कहीं घूम रहे हो तो कि कैसे तैयारी स्टार्ट करें, इसमें स्टार्ट करो, ये आपको सब कुछ बताएगा कि कैसे किया जाए। लेकिन देखो, ये आपने याद रखना है कि ये मशीन है, तो मशीन हमेशा वैसे ही आपको जवाब देगी जो चीजें ऑलरेडी मशीन में फीड की होगी किसी इंसान ने। ठीक है, तो आपको ये काम कहाँ आएगी? आपको ये टूल वहां ज्यादा काम आएगा जहां पे देख लीजिए कि आपको, अगर आप गूगल करते हैं कोई चीज, तो आपको काफी पजल होना पड़ता है, आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलते हैं, आपको काफी ढूंढना पड़ता है आगे पीछे। ठीक है, तो उस जैसी चीज में अगर आप सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। देखते हैं इन्होंने क्या बताया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो देखो, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, अंडरस्टैंड द यूपीएससी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, जो कि सारे बताते हैं। दूसरा, स्टार्ट अर्ली। थर्ड, मेक अ स्टडी प्लान। फोर्थ, रीड न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स। फिफ्थ, रेफर अ स्टैंडर्ड बुक। सिक्स्थ, ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन कोर्स। सेवेंथ, प्रैक्टिस राइटिंग। सिक्स्थ, टेक मॉक टेस्ट। एंड एट्थ, टेक मॉक टेस्ट। और नाइन्थ, स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इसने काफी इजिली दे दिया। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन अलग तरीके से दिखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं यहां लिखूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी फॉर अ स्कूल गोइंग किड, तो अब देखते हैं इसका आंसर कैसा आता है। अब देखिए, क्या वैसे ही आ रहा है जैसा पहले आ रहा था, या थोड़ा सा डिफरेंट है? देखो, ये डिफरेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हमने इस बार जो डेटा है वो अलग डाला है। पहले हमने एक जनरल क्वेश्चन इसे पूछा था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो तब इसे ये नहीं पता था कि इंटेंडेड ऑडियंस कौन है। अब इसकी ऑडियंस कौन है? एक स्कूल गोइंग किड, जो बच्चा अभी स्कूल में जा रहा है। ऑल्दो हम नहीं चाहते कि स्कूल गोइंग किड को हम इतना प्रेशराइज करें, लेकिन फिर भी हम सिर्फ अपने लिए इसका आंसर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसने क्या बोला है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट रिक्वायर्स डेडिकेशन, हार्ड वर्क and perseverance. However, if a school going kid is interested in pursuing a career in civil services, there are a few things that he can do. तो क्या क्या है? पहला, डेवलप अ रीडिंग हैबिट। तो देखो, पहले जो हमने आंसर इससे देखा उसमें उसने ये चीज नहीं दी थी, टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। क्यों? क्योंकि देखो, ये पहले एज्यूम कर रहा है कि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो, यू आर ऑलरेडी एलिजिबल, और अब आपने पेपर देना है, तो तब आपको नहीं ना बोलेगा डेवलप करने के लिए रीडिंग हैबिट। दूसरा, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, एनकरेज राइटिंग प्रैक्टिस, ज्वाइन कोचिंग क्लासेस एंड स्टे मोटिवेट। तो लास्ट के दो देखो इसने सेम दिए हैं, लेकिन पहले वाले इसके डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि देखो, मुझे कल भी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर, अगर हम चैट जीपीटी में डायरेक्टली आंसर सर्च करें, लेट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में, अगर हम वो डायरेक्टली इसमें कॉपी करते हैं, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। तो अगर हम लोग डायरेक्टली वैसे के वैसे इसमें क्वेश्चंस कॉपी कर देते हैं, तो क्या हर एक बच्चा इसको देख के सेम सेम टाइप के आंसर नहीं लिखने लग पड़ेगा? तो देखो, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि देखो, ये एक मशीन है। आप कितना इंटेलिजेंटली इसमें सर्च करते हो ना, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना क्वालिटी जो मटेरियल है वो मिल रहा है। चलो, एक मैं छोटी सी एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। जैसे आजकल क्वांटम कंप्यूटिंग बड़ा छाया हुआ, तो लेट्स से कि क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या। तो इसमें हम सर्च करते हैं एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, तो देखते हैं हम ये किस तरीके से बताते हैं, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक, तो देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी टर्म आपके आसपास है ना, लेट से आप न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हो, या आप विजन की मैगजीन में, या मैं ही क्लास में आपको कुछ चीजें पढ़ा रहा हूँ, जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म। तो उसका क्या मतलब होता है? अगर जो मैंने चीज समझाई आपको, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी में आपको समझाऊं, क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है कि जितनी मैंने अभी तक रिसर्च करी है, तो उसमें ये होता है कि जो हमारा माइंड है ना, हमारा जो ब्रेन है, ये हमेशा कोई भी डेटा जो इसे मिलता है ना,
तो अंडरनीथ ये इसको जो सेव करता है, जैसे मान लो आपके फोन में कोई चीज सेव कर रहे हो, आपने फोटो क्लिक करी, अब वो फोटो आपके फोन में कहीं ना कहीं सेव होगी। तो जब ये सेव करता है किसी बात को, तो जो हमारी मदर टंग रहती है जिसमें हम लोग बचपन से बोल रहे हैं, ये उसमें सेव करता है। तो अगर आप लोग कहीं इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो कहने का ये मतलब है कि इंग्लिश को हमारे ब्रेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा हिंदी में। चाहे आप किसी फारसी लैंग्वेज में बोल रहे हो, चाहे जो मर्जी लैंग्वेज आप सुन रहे हो, एट दी एंड हमारा माइंड उसको सेव करके रखता है किस लैंग्वेज में, जो भी आपकी मदर टंग। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, डोगरी है, कश्मीरी है, जो भी है, ये उसमें डेटा को सेव करके रखता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप लोग पढ़ते हैं, तो अगर आप इंग्लिश में बुक्स पढ़ रहे हैं, आप उसी टाइम उसके अपने माइंड में उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, या फिर आप वैसे टीचर के पास पढ़िए जो आपको काफी इजीली उसी कंसेप्ट को हिंदी में बता रहा है। अगर आप अपने नोट्स भी बनाते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, तो उसी टाइम आप उसको डिक्शनरी मीनिंग सर्च करके उसका जो हिंदी में मतलब है उसको साथ में लिख लीजिए। उससे क्या होता है कि आपके माइंड में आप काफी कम लोड डाल रहे हो, और उसकी वजह से आपका माइंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजों में ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज बतानी थी। अब देख लेते हैं इसका आंसर आ गया हो। एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग, तो देखिए इसने कैसे एक्सप्लेन किया क्वांटम कंप्यूटिंग को। इट्स अ न्यू पैराडिग्म इन कंप्यूटिंग दैट यूजेस क्वांटम मैकेनिक्स टू प्रोसेस information unlike classical computing which relies on bits that can only be in two states, 0 and 1. Quantum computing uses quantum bits or qubits which can exist in multiple states simultaneously. This allows quantum computer to perform certain calculations exponentially faster than classic computer. ठीक है, तो और भी इसने काफी कुछ दिया हुआ है, बट देखो इसकी लैंग्वेज अभी भी काफी टफ लग रही है मुझे। ठीक है, तो अगर मुझे मान लीजिए मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आने वाली है, और 99% बच्चों के साथ यही होता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की ना एजुकेशन ही ऐसी है, हमें स्कूलिंग से ही, कॉलेज से ही हमें रट्टा मरवाया जाता है, और प्रोफेसर्स भी या हमारे टीचर्स भी अगर हम इस लैंग्वेज में आंसर लिखे ना, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा मार्क्स दें। तो जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान मार्क्स के लिए ही जा रहा है ना। तो आप चाहोगे कि आप भी ऐसा ही आंसर लिखो, लेकिन अब देखो, अब आपको ये अप्रोच अपनी चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो यूपीएससी का पेपर है, जो जेके पीएससी का या कोई भी पेपर आप देखो, ये कॉम्पिटिटिव पेपर है, ये एकेडमिक्स पेपर नहीं है। तो जब आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हो ना, फिर आपने इतनी टफ लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर होने चाहिए। तो अब इस तरीके का अगर मुझे कोई बुक मिल रही है, कोई सोर्स मिल रहा है जिसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में चीज लिखी हुई है, तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हर किसी को समझ नहीं आ सकता है। होंगे 20-30% बच्चे वैसे भी होंगे जो इसको समझ लेते होंगे बहुत आसानी से, या हो सकता है एक दो बार पढ़ के समझ लेते होंगे, लेकिन मैक्सिमम चंक उन बच्चों का होता है जो इसको रट्टा लगाएंगे, जो इसको याद करने घोटा लगाएंगे इसको, और एज इट इज जब पेपर में आएगा तो उसको वो लिखने की कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने आज तक अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है। लेकिन अब वो चीज काम नहीं आएगी, क्योंकि अब तो देखो मल्टीपल चॉइस होंगे, एक क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 4 पार्ट्स होंगे, तो आपको उन चारों में से आप तभी आंसर लगा सकते हो जब आपको एग्जैक्ट मतलब उसका पता हो। तो ये टूल कैसे हेल्प करता है मेरी, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग, इसी को मैं एडिट करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग। ये मेरा माउस क्यों नहीं आ रहा है, चलो दोबारा से लिख देते, यहीं पे लिख देते। एक सेकंड, ये कुछ कीबोर्ड गड़बड़ हो गया हुआ, यहीं पे चेंज करते हैं। एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग टू अ 6 years old। ठीक है, सेम चीज है, मैं बस अब ये लिख रहा हूं कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग टू अ 6 years old। तो ये एक मशीन है, मैं इसको एक नया इनपुट दे रहा हूं कि जो चीज आपने पहले मुझे एक्सप्लेन की है, अब आपने वो चीज एक 6 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करनी है। तो लेट्स सी कि क्या 6 साल के बच्चे को भी ये इतनी ही ऐसी ही कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बताता है। गाइस आप लोग म्यूट कर दो अपने आप को। ठीक है, अब देखिए आप कि अब इसने कैसे एक्सप्लेन किया क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ रियली कूल टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस टाइनी थिंग्स कॉल्ड क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो इसकी लैंग्वेज देखो, ये कैसे बोल रहा है। इंस्टेड ऑफ रेगुलर कंप्यूटर पार्ट्स, these quantum particles can do things that regular computer parts can't, which makes quantum computer super powerful। तो ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं
जो कि रेगुलर कंप्यूटर में होते थे, उसकी जगह अब ये क्वांटम कंप्यूटर जो है ये डिफरेंट पार्ट्स इस्तेमाल करता है। और उसमें इसने बोला क्या, डिफरेंशिएट कैसे करा है, इसने बोला कूल टाइप ऑफ कंप्यूटर। और इसकी वजह से बोल रहा है कि ये नॉर्मल कंप्यूटर से काफी फास्ट होता है, ये बोल रहा है पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, इमेजिन यू आर प्लेइंग अ किड, यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। तो देखो ये कितनी आसानी से एक एग्जाम्पल दे रहा है एक छोटे बच्चे को विद द हेल्प ऑफ अ गेम। ठीक है, कौन सी गेम, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, जो कि हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। तो पहली बात तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, और दूसरा कि अब देखते हैं कि आगे कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर फ्रेंड हु इज हाइडिंग समवेयर इन द पार्क, जो कि कहीं पार्क में छुपा हुआ है, अब आप उसको ढूंढ रहे हो। रेगुलर कंप्यूटर वुड सर्च द पार्क वन स्पॉट एट अ टाइम अंटिल दे फाउंड योर फ्रेंड। ये बोल रहा है कि जो रेगुलर कंप्यूटर है वो क्या करेगा, पार्क के एक एक हिस्से में जाके चेक करेगा कि वहां पे आपका दोस्त है कि नहीं है। जस्ट लाइक यू माइट सर्च वन स्पॉट एट अ टाइम अंटिल दे फाउंड योर फ्रेंड, जस्ट लाइक यू माइट सर्च वन ट्री और बुश एट अ टाइम। मतलब मान लीजिए कोई पेड़ है पार्क में, तो आप एक एक करके देख रहे हैं, अगर 10 पेड़ हैं तो आप पहले एक पेड़ के पीछे जाके ढूंढते हो, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। बट क्वांटम कंप्यूटर्स कैन सर्च लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्पॉट्स all at once, like looking behind every tree and bush all at once। तो देखो ये कैसे समझा रहा है, ये बोल रहा है कि आप छुपन छुपाई खेलने जा रहे हो, तब आपको दो सिनेरियो देखने हैं। एक पहला सिनेरियो वैसा जहां पे आपको अपने दोस्तों को ढूंढना है, और आप क्या कर रहे हो, पहले एक पेड़ के अंदर, एक पेड़ या झाड़ी के पीछे देख रहे हो, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, ऐसे एक एक करके जा रहे हो। तो नेचुरल सी बात है, जब आप एक एक करके जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब क्वांटम को कैसे समझा रहा है ये, कि क्वांटम कंप्यूटर एक इतना पावरफुल टूल है कि वो एक साथ सारे पेड़ों के पीछे देख सकता है, एक साल सारी बुशेस के पीछे देख सकता है। तो दोनों में से आप कंपेयर करके बताओ कि ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है। दिस मेक्स देम फास्टर एट सॉल्विंग सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स देन रेगुलर कंप्यूटर। ठीक है, तो देखा आपने ये कितनी इजी लैंग्वेज में इसने सेकंड वाला दे दिया। तो इसी तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। कुछ और अब सर्च करके देख लेते हैं। हमने जैसे क्या पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा हमने, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी में एक बड़ी अच्छी टर्म आती है कल्चरल रिलेटिविज्म। तो मैं इसको बोलता हूँ कि एक्सप्लेन करो कल्चरल रिलेटिविज्म, और देखता हूँ कैसे करता है। एक्सप्लेन कल्चरल रिलेटिविज्म, तो देखते हैं क्या बताता है। तो देखिए इसने बताना स्टार्ट कर दिया कि कल्चर रिलेटिविज्म क्या होता है। ये एक आइडिया है, एक बिलीफ है, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ कल्चर शुड बी अंडरस्टूड एंड जस्ट बेस्ड ऑन देयर ओन कल्चर कंटेक्स्ट रेदर देन बीइंग कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ अनदर कल्चर। तो कल्चर रिलेटिविज्म, पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता ही देता हूँ उसके बारे में कि होता क्या है। तो देखो कल्चर रिलेटिविज्म क्या होता है कि इससे पहले एथनोसेंट्रिज्म होता था। एथनोसेंट्रिसिज्म का जेनेसिस जो आया ये क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट जो थे उन्होंने किया। क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हम पढ़ेंगे एंथ्रो में, 3 आ जाएंगे उसमें, टाइलर, फ्रेजर और एक आपका मॉर्गन। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे अंग्रेज हैं, तो मैंने आपको कल एक एग्जांपल देखी बताई थी एंथ्रो की। अंग्रेज जैसे कोई, हम यहाँ पे खाना खाते थे तो इंडियंस हाथ से खाना खाते थे। तो अंग्रेजों ने जब इंडियंस को देखा कि ये हाथ से खाना खा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि छी, ये कितने गंदे लोग हैं, ये हाथ से खाना खाते हैं, मतलब कि अच्छे नहीं है, कल्चरल नहीं है। तो ये वाली अप्रोच अगर अपनाओगे आप कि अपने कल्चर को काफी सोफिस्टिकेटेड से देखोगे और दूसरे के कल्चर को आप बिल्कुल नीचे देखोगे, तो इस अप्रोच को बोला जाता है एथनोसेंट्रिज्म। लेकिन फ्रांस बोयस बाद में आए और उन्होंने एक नई अप्रोच दी। उन्होंने बोला कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हर कल्चर की हिस्ट्री में झांक के देखना चाहिए। उन्होंने एक नया स्कूल ऑफ थॉट लेके आया, वो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म। और फिर वहां पे उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया कि कल्चरल रिलेटिविज्म का, कि हर कल्चर में जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो यूनिक है टू दोज कल्चर। और अगर हमें समझना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा उस कल्चर के अंदर झांक के कि अगर वो किसी भी टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब आज की डेट में ही हम देख लें अगर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की जाती है, उसमें बोला जाता है कि 2030 तक हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये अचीव करने हैं। अब आप मुझे सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से बताइए कि इंडियंस जो हाथ से खाना खाते हैं और फॉरेनर्स जो स्पून से खाना खाते हैं, तो दोनों में से ज्यादा सस्टेनेबल क्या चीज है? क्या हाथ से जो लोग खाना खा रहे हैं वो ज्यादा सस्टेनेबल है, या फिर जो स्पून से खा रहे हैं वो ज्यादा सस्टेनेबल है? देखो अगर आप स्पून से खाना खा रहे हो तो स्पून के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, फिर माइनिंग करनी पड़ेगी, माइनिंग से फिर आप लोग मेटल्स निकालोगे।
तो उसमें अर्थ कितनी डिग्रेड हो रही है, अब डिफॉरेस्टेशन हो रही है, फॉरेस्ट अगर नहीं है तो हमारी कार्बन सिंक्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल जो रेट है टेम्परेचर का वो बढ़ रहा है। तो हम तो इतना कुछ कर भी नहीं रहे ना, तो हमारी प्रैक्टिस तो अगर आज की डेट में अगर देखी जाए तो ज्यादा सस्टेनेबल है। तो एक तरीके से अगर मैं सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से बात करूं तो हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर जिसमें हम हाथ से खाना खाते हैं, ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर जो कि स्पून, नाइफ्स और फोक्स का इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती थी। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कल्चर के हिसाब से क्या देखा, उन्होंने बोला कि इंडियंस जो कि हाथ से खाना खा रहे थे, उन्होंने बोला कि ये काफी पिछड़े हुए लोग हैं, तो अनहाइजीनिक है, गंदे हाथों से खाना खाते हैं। ये उनकी धारणा थी, हमारी नहीं थी। हमें पता था कि हम लोग अपने हाथ अच्छे से साफ करके, और हम तो प्लेट्स भी इस्तेमाल नहीं करते थे। हम लोग तो जैसे डोगरों में होती है कि शादियों में पहले पत्तल होती थी, अगर आप लोग जानते हैं पत्तल क्या होती है, तो वो एक पेड़ होता है, ठीक है, तो उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनको जोड़ के सिल के बनाई जाती है पत्तल। और अगर आप साउथ में चले जाते हैं तो साउथ में तो केले का ही पेड़, केले का ही जो पत्ता होता है उसको काट के बना लेते हैं, तो एकदम केले का पत्ता होता है, उसको बिछाते हैं नीचे और उसी पे वो लोग हाथ से खाना खाते हैं। तो बिल्कुल साफ सुथरा काम है। तो ये कंसेप्ट था थोड़ा सा एथनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म का। तो आइए वापस हम वहीं पे चलते हैं, अपना देखते हैं। तो ये मैंने आपको ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम कल्चर्स it is considered normal to eat insects, while in other culture this might seem disgusting. However, cultural relativism suggests that we should not judge the people who eat insects based on our own cultural norms, but instead try to understand why they consider it a part of their diet and appreciate the diversity of their culture. ठीक है, समझ आया? तो कंसेप्ट वही है। अब मैं इसको दोबारा से रीजनरेट करता हूँ। जैसे पहले मान लीजिए हमें समझना था कल्चर रिलेटिविज्म, आप डायरेक्टली इसमें सर्च कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल्स की टर्म्स में भी समझाएगा। अब अगर मैं इसको कल्चर रिलेटिविज्म लिखूं और यहाँ पे साथ में लिख दूं एक्सप्लेन कल्चर रिलेटिविज्म अलोंग विद केस स्टडीज, ठीक है। तो अब मैंने इसमें केस स्टडी भी लिख दिया। अब मैं अगर यहाँ पे इंडियन केस स्टडीज लिख दूं, अब सर्च करूं, तो देखिए ये आने लग पड़ा है। ये जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ही एक्चुअली केस स्टडीज होती हैं। तो देखिए ये देखो, पहली एग्जांपल यहां से देख लो। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज होम टू अ वाइड वैरायटी ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, among others. Each of these religion has its own set of beliefs, practices, and rituals that are deeply rooted in their cultural traditions. ये दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस, some Indian communities practice animal sacrifice as part of their religious ritual, which may seem strange or even cruel to people from other cultures. However, within the context of these communities, animal sacrifice is an important part of their religious practice and is considered necessary to appease the gods. ठीक है, तो ये हमारे कल्चर में है कि हम लोग सेक्रीफाइस करते थे, ह्यूमन नहीं एनिमल सेक्रीफाइस करते थे। तो अगर बाहर का कोई इंसान आएगा वो उसको देखेगा तो उसको स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन जब वो समझेगा थ्रू कल्चर रिलेटिविज्म तो उसे समझ आएगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, जॉइंट फैमिली, अरेंज मैरिजेस, ये सब इंडिया में होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया कि हम अपना जो आंसर है इसको ट्वीक करके बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंडियन लिखा था ना, मैं इंडियन हटा देता हूँ यहाँ से, फिर हम देखते हैं कि क्या आंसर देता है। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल क्या दे रहा है। इन सम कल्चर्स इट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल टू ईट डॉग्स व्हाइल इन अदर्स इट इज कंसिडर्ड टैबू। तो कुछ कल्चर्स में डॉग्स को कंज्यूम किया जाता है। तो आपको अगर मैं बोलूं कि आपको डॉग कंज्यूम करना है तो काफी लोग तो वॉमिट कर देंगे। तो जब आप वॉमिट करते हो और छी बोलते हो, दैट इज नॉट कल्चरल रिलेटिविज्म, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, आप उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो आप चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ, लेकिन जो खा रहा है आपको पहले उनके कल्चर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो लोग क्यों खा रहे हैं। ठीक है, तो देखो और क्या क्या दिया, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये अफ्रीका और मिडल ईस्टर्न कल्चर्स में होता है, तो ये तो गलत ही है। तो आगे भी चलो। फॉर एग्जाम्पल, सम कल्चर्स में प्रैक्टिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और ऑनर किलिंग विच में बी कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल।
ठीक है, तो इस तरीके से आप जितना चाहो इस आंसर को घुल मिला सकते हो। और भी अगर लिखना है, एक्सप्लेन कल्चरल रिलेटिविज्म। अब अगर मैं यहाँ पे किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम चाहता हूं तो मैं वो लिख सकता हूँ, एक्सप्लेन कल्चरल रिलेटिविज्म वाया एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्क्स। अब देखते हैं ये हमें क्या आंसर देता है। तो देखिए इसने एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से बता दिया। यहाँ पे बोल रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु आर सोशल साइंटिस्ट दैट स्टडी ह्यूमन कल्चर्स एंड सोसाइटी, उस हिसाब से बता रहा है। आगे यहाँ पे भी अरेंज मैरिजेस, क्योंकि मैरिज हमारा एक चैप्टर है एंथ्रोपोलॉजी में, तो वहां के हिसाब से बता रहा है। इनफैक्ट ये आपको बहुत अच्छी कंक्लूजन्स दे देता है आंसर लिखने के लिए। देखो क्या कंक्लूजन दिया इसने लास्ट पैराग्राफ, बाय यूजिंग कल्चरल रिलेटिविज्म anthropologists are able to gain a more nuanced and empathetic understanding of the culture they study rather than simply viewing them through the lens of their own cultural bias। तो काफी ब्यूटीफुली आप लोगों को आंसर भी देता है। चलो मैं कुछ और जनरल चीजें बोलता हूँ, जैसे हम इसमें कुछ सर्च कर लेते हैं, इंडियाज रिलेशनशिप with its neighbors for UPSC मेंस आंसर। तो मैं इसमें डायरेक्टली भी सर्च करता हूँ, लेट्स सी कि ये क्या बताता है। तो देखो एक एक करके सबके बारे में बताएगा। ये पहले पाकिस्तान के बारे में बता रहा है, तो ये आपको कीवर्ड्स देगा, एग्जैक्ट कीवर्ड्स दे देगा आपको ये अपने पेपर में लिखने के लिए। देखिए स्टार्टिंग से देखिए पाकिस्तान के बारे में क्या बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस हैं विद डिस्प्यूट्स ओवर कश्मीर, डिस्पाइट एफर्ट्स द रिलेशनशिप रिमेन स्ट्रेन्ड ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर फायरिंग एंड टेररिस्ट। चाइना में देखो वुहान स्पिरिट जो लिखा है इसने, ये क्या है, ये आपका कीवर्ड है। आगे बाकी में देखिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसमें ये वाटर शेयरिंग, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और इलीगल माइग्रेशन। म्यांमार में देखिए क्या बता रहा है, इंक्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी बता दिया। थोड़ा सा और इसको बनाते हैं अच्छा, इसमें लिखते हैं इंडियाज रिलेशनशिप। अगर अच्छा जैसे इस साल क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिया का क्या रोल रहेगा ड्यूरिंग यूक्रेन एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट, तो उस हिसाब से देखते हैं इंडियाज रोल इन यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन लिख देते हैं, एक्सप्लेन इंडियाज रोल इन यूक्रेन रशिया ही लिखा है, पूरा लिखते हैं रशियन कॉन्फ्लिक्ट। देखिए अभी क्या आंसर बताता है। ये वैसा क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली इस बार मेंस में आया हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसका आंसर कहीं और नहीं मिलता है, लेकिन काफी एक अलग व्यू पॉइंट देता है आपको ये। काफी बच्चे कहीं से पढ़ते होंगे आगे पीछे से, तो उनके पास भी रिसोर्सेस होंगे, लेकिन एक बार अगर आपने रिसोर्स पढ़ लिए हैं उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करते हो तो आपकी नॉलेज में काफी वैल्यूडेशन करा देता है ये, और वैसी वैल्यूडेशन कराता है जो डायरेक्टली आप मेंस आंसर्स में लिख के आ सकते हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। India has traditionally maintained a policy of non-interference in conflicts between other countries, and this has also been a case with regards to conflict between Ukraine and Russia. India has not taken any official stance on the issue and has refrained from making any statement that could be seen as taking sides. तो ये आपको पता ही है कि देखो वेस्टर्न जो है, उन्होंने भी, जो वेस्टर्न ग्रुपिंग्स हैं, उन्होंने इंडिया के ऊपर काफी प्रेशराइज किया इंडिया को कि आप रशिया के खिलाफ कुछ तो स्टेटमेंट दे दो, कहीं यूएन में वोट कर दो, लेकिन इंडिया ने कहीं पे भी कुछ भी नहीं किया है और इंडिया ने एक न्यूट्रल पोजीशन जो है वो मेंटेन की हुई है। नेक्स्ट देखिए, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। However, India has maintained close diplomatic ties with both of them.
and has sought to maintain a neutral stance in the conflict. India has emphasized the need for peaceful resolution to the conflict through the dialogue and negotiation. तो देखो ये आपके कीवर्ड्स आ गए, ऐसे ही आगे चलते जाओ, आगे भी इन्होंने यही बताया हुआ कि यूक्रेन के साथ हमारे किस तरीके के टाइज हैं, एग्रीकल्चर में है, डिफेंस में है, साइंस एंड टेक में है। रशिया के साथ किस तरीके के हैं, डिफेंस में है, एनर्जी में है, स्पेस में है। तो आप इसका इस्तेमाल करके आप इसमें जो चाहो वो सर्च कर सकते हो। अब मैंने इसको इंटरव्यू में कैसे कैसे हेल्प की, कैसे इसकी हेल्प ली थी, मैं वो थोड़ी सी अप्रोच आपको। अब देखो ऐसा था, लोग अब आप एक सिविल कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी, तो मैंने इंटरव्यू में मुझे पता था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे कि मुझे पूछा जाता कि आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी और अब आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, तो आप में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि हम आपको जो है वो सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मुझे तो पता ही था कि हाँ, एक कंप्यूटर इंजीनियर जो होता है उसमें उसको कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज होती है। और आजकल हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट फील्ड में भी मतलब सारा काम जो है वो ऑनलाइन ही होता है, और गवर्नेंस हमारी जो है वो ऑलरेडी अब ई ई वाली उसमें जा चुकी है। जो भी इंटरेक्शन होता है वो भी ऑफिस में होता है, मतलब ऑफिस एक टूल है, सॉफ्टवेयर टूल है। तो लेकिन फिर भी और अच्छा आंसर लेने के लिए मैंने इसका टूल का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो इसमें मैंने सर्च किया कि हाउ एन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस helps me as a good civil servant। ठीक, और फिर इसको सर्च करो। देखो ये बिल्कुल मुझे कीवर्ड्स दे देता है। तो पहला कीवर्ड मिल गया आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे आते हैं, तो उसके आगे इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। क्या एक्सप्लेन किया, इसने बोला कि देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हम एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो ये तीनों इकट्ठे मिला के हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से काफी, मतलब ये वाला स्किल जो है ये हमारे अंदर इंप्रूव करा देते हैं। अब आगे इसने ये भी बताया हुआ है कि सिविल सर्वेंट कहाँ फेस करता है। इसने लिखा हुआ, एज अ सिविल सर्वेंट यू विल बी फेस्ड विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस that require innovative solutions, and your engineering education can help you approach these challenges with a problem solving mind। और क्या इसके अलावा दिया हुआ है, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो कंक्लूजन में मुझे बता देता है कि ये देखो इतनी सारी चीजें हैं। अगर मैं एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ और जब मैं सिविल सर्विसेज में आऊंगा तो वहां के मेरे कौन कौन से स्किल्स यहाँ पे काम आएंगे। ऑल्दो पता मुझे भी है, लेकिन इतने क्वालिटी बेस्ड ये कीवर्ड्स एक एक करके मुझे, हो सकता है मैं एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोल सकता, और यही चीजें तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे। तो ये चीजें मुझे यहां से मिल गई। और मैंने लिखा कि हाउ डज एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल could help me become a good civil servant। क्योंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, मुझे पता था कि मुझे पूछा जाएगा कि आपने कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद आपने एंथ्रोपोलॉजी क्यों ऑप्शनल लिया। तो अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया है, चलो आपने ले लिया, तो अब जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो एंथ्रोपोलॉजी का क्या काम है वहां पे। ऑल्दो मुझे पता था कि एंथ्रोपोलॉजी जो रहता है, एंथ्रोपोलॉजी की एक जो आजकल लेटेस्ट ब्रांच है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। तो गवर्नमेंट जितनी भी कमेटीज बनाती है उसमें एक आधा एंथ्रोपोलॉजिस्ट रखते हैं वो। क्यों, क्योंकि देखो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से जो भी सोसाइटी होती है, जो ट्राइब्स होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है। तो उसको अगर समझ है तो जब पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट तो वो बहुत अच्छे इनपुट्स दे सकता है अपने। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सर्च किया कि मुझे कुछ तो कीवर्ड्स मिल जाएं अलग अलग। तो देखते हैं अब ये किस तरीके से देता है कीवर्ड्स। तो देखते चलो, पहला क्या आ गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सिविल सर्वेंट के लिए जितने ज्यादा डाइवर्सिटी हो उतना बेस्ट है। फिर अगला, इंसाइट्स इनटू सोशल इश्यूज। काफी सारे सोशल इश्यूज जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर रिसर्च स्किल्स,
एंथ्रोपोलॉजी में हम जो फील्ड वर्क करते हैं उससे रिसर्च स्किल्स भी बन जाते हैं, फिर क्रिटिकल थिंकिंग, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, और कंक्लूजन भी दे देता है लास्ट में ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टूल को इस्तेमाल करके आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हो आप। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ भी इसमें सर्च कर सकते हो, आप इसमें ऐसे तक सर्च कर सकते हो, आप इसमें अपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको सर्च कर सकते हो, और अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आपको क्वेश्चन आ रहा है आपने डायरेक्टली वैसे का वैसे ही सर्च करना है, आप उसको ट्वीक कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि फॉर यूपीएससी, फॉर जेकेएसएसबी, या लिख सकते हो फॉर 6 year old, या लिख सकते हो फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जो आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इसमें ट्वीक करके उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग काफी इस टूल से काफी अवेयर हो चुके हो। तो कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। गाइस, ये था हमारा छोटा सा सेशन जो कि चैट जीपीटी से रिलेटेड था। काफी टाइम हो गया, 9:10 हो गए हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी टूल्स हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे ये मैंने आईपैड लिया था सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो इससे पहले मैं अपने जनरल नोट्स जो थे वो हार्ड कॉपी में इस्तेमाल कर रहा था। मेरे पास लैपटॉप भी था, मेरे पास पीसी भी था, लेकिन पीसी लैपटॉप को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आईपैड का ये रहता है कि एक तो ये सस्ता है, सबसे सस्ता था ये, मुझे लगता है शायद 30,000 का था उस समय। अभी भी इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और इसमें क्या होता है कि सारे नोट्स जो है वो इसमें एक जगह पे सेव हो जाते हैं। तो इसमें मैंने फोल्डर्स बना के सब कुछ डाला हुआ है। मैं आपको वो चीज अब दिखा देता हूँ कि मैंने अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करके रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, वो मेरी स्क्रीन देख सकते हो। तो इसमें मैंने अलग अलग चीजें अलग अलग हिसाब से डाली हुई। जैसे यूपीएससी है तो मैं यूपीएससी में जाता हूँ। तो यूपीएससी में जैसे जीएस 1 है तो मैं जीएस 1 में जाता हूँ। तो जीएस 1 में हिस्ट्री है तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री का सारा जितना भी मेरे पास स्टफ है वो सारा डाला है। वर्ड हिस्ट्री, कुछ विजन का था वो यहाँ से ओपन हो जाता है। कुछ वर्ड हिस्ट्री है तो वर्ड हिस्ट्री वाला यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। तो इसी इसी के साथ जैसे सोसाइटी है तो सोसाइटी से रिलेटेड चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे डाल के रखी हुई। इसमें सब कुछ आ जाएगा। फिर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे डाली हुई है। कहीं मुझे न्यूज में कुछ एक कहीं फोटो अच्छा मिल गया, जैसे ये फोटो मुझे कहीं मिला था तो इसको मैंने इमेज को भी यहाँ पे सेव करके रखा हुआ। तो जो भी चीजें थी वो सारी मैंने यहाँ पे काफी एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजाइज। जैसे विमेन्स इशू है तो विमेन्स पे जनरली हर साल कोई ना कोई ऐसे या कुछ आता ही रहता है, तो उसके नोट्स मैंने यहाँ पे सेव करके रख लिए हूँ। ऐसे ही जीएस 1 है, मैं जीएस 2 में चला जाऊंगा और उसमें पॉलिटी आ जाता है तो ये सारे पॉलिटी के नोट्स हैं। ठीक है, अब ये देखो एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में रहता है तो द हिंदू जैसे मैं पढ़ता हूँ तो वो भी मैं इसी में पढ़ता हूँ। तो कभी मुझे अच्छा कोई आर्टिकल दिखता है, जैसे ये आर्टिकल था द हिंदू का, तो इसको मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लेके अपने पॉलिटी के नोट्स में ऐड करके रखा हुआ है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जनरली मेंस में पूछा जाता है। तो ये उसका गिस्ट देखो, ये लेफ्ट साइड में जो ये यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा इसका गिस्ट है। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अगर मैं गिस्ट भी पढ़ लूंगा ना तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इंटेलिजेंटली क्या कर सकते हो, जैसे मनरेगा का था, मनरेगा न्यूज में रहता है तो कोई भी आर्टिकल आपको जैसे दिख रहा है इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी सारी चीजें हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ना अपने नोट्स में इस तरीके से आप उसको अलाइन करके जो है ये रख सकते हो। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कुछ चीजें बाहर आपको दिखेंगी अभी, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है वो मैं सेव करके रख चुका हूँ। जैसे देखो जीएस 3 है तो जीएस 3 में अलग अलग चीजें, ये एनवायरनमेंट है तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल आया तो मैंने ये पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट वाईलाइट जो करना था करके मैंने यहाँ पे रख लिया। तो ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे पता था कि इसको मैं एज अ फॉर्डर इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने मेंस आंसर राइटिंग में, तो मैंने उनको यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। ये देखो COP26 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो COP26 का मुझे कहीं पे इस तरीके से माइंड मैप मिल गया, तो मैंने इसको इस्तेमाल करके जो आपका इन्वायरमेंट वाला वो वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये इस्तेमाल किया हुआ। तो देखो इसमें से हमें सब कुछ मिलता है। पंचामृत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पंचामृत मुझे रिवाइज करना है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आना है तो मैं इनको पढ़ लूंगा, मेरा काम हो गया। तो बार बार सामने चीजें पड़ी होती हैं नजरों के, और अच्छे से चीजें जो हैं वो रिवाइज हो जाती हैं। तो इस पर्पस मतलब इस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इकोनॉमी आ गया तो देखो ये इकोनॉमी का आर्टिकल है, चार्टिंग द इकोनॉमी इकोनॉमिक जर्नी अहेड। तो इस तरीके से आपको उसमें डेटा मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट जो था करंट लेवल 28 था ऑफ जीडीपी, अब ये 33% हो गया। तो जो भी आपको द हिंदू में कहीं पे भी मिलता है, जैसे फ्री बीज बड़ा चल रहा था न्यूज में तो मैंने फ्री बीज का यहाँ पे लेके रखा हुआ है। कुछ और जैसे बजट काफी आगे पीछे आता है और हमें भूल जाता है काफी बार, प्री में आता है जनरली, तो प्री में आपको पूछा जाएगा कि बताओ
एक्सपेंडिचर टैक्स है, स्टेट ड्यूटी है, गिफ्ट टैक्स है, ये किस में आता है, ये बजट के कौन से वाले पार्ट में आता है। तो ये इस तरीके से आप मतलब जो चीजें आपको पता है कि बार बार आएंगी पेपर में, याद रखनी है क्रैमिंग के लिए, उसको आप लोग इस्तेमाल करके रख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छे से रख सकते हो। जैसे मैंने रखा हुआ है GS4 है, ये एथिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें मेरे एथिक्स के नोट्स भी हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी हैं, व्हाट टू रीड, इसके अंदर थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें डाली हुई हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि आपने भी अपने लेवल पे नोट्स बनाने हैं। जैसे इसमें एंथ्रो का भी होगा, ये एंथ्रोपोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी की जैसे एनसीईआरटी है वो मैंने यहाँ पे सेव करके रखी है। उसके अलावा कुछ और जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अलग है। तो जैसे कुछ क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो उसके नोट्स अलग हैं, वर्कशॉप लेनी थी वहां पे किसी स्टूडेंट का जैसे आंसर इवेल्युएट किया हुआ मैंने, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये मैंने निहारिका का आंसर इवेल्युएट किया था तो उसको सेव करके रखा हुआ है, तो ये मैंने इनका आंसर इवेल्युएट किया हो। तो उस तरीके से आप ये उसको रिव्यूज दिए थे कि क्या क्या आपके और क्या सजेशन हो सकती है। तो इस तरीके से देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए इन छोटे छोटे टूल्स को। मतलब करते तो आप सब भी होगे, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो मैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कुछ चैनल्स होते हैं, फिर कुछ जैसे टेलीग्राम पे कुछ चैनल्स जो मैंने ज्वाइन कर रखे हैं जिसपे डेली कोर्स आते हैं। तो उस तरीके अगर आपको कोर्स डेली बेस पे मिलते हैं और आप पढ़ते हो उन कोर्स को, तो कभी कभार क्या होता है कि जब आप ऐसे लिख रहे होते हो या कोई आंसर लिख रहे होते हो तो वो कोट डायरेक्टली का डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाता है आपके माइंड पे। तो उससे फिर क्या हो जाता है कि हमें वैल्यू एडिशन हो जाती है हमारे आंसर से। इसके अलावा देखो ये मतलब इसको लोग मतलब हैंड स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने स्पेसिफिकली ये टूल इस्तेमाल किया था अपने मेंस आंसर राइटिंग से जस्ट पहले, क्योंकि होता क्या है कि जब आप लोग मेंस आंसर राइटिंग करते हो ना तो आपकी बाजू थक जाती है, ये वाली 3-4 घंटे लिखना होता है। मैंने पहली दफा आपको बताया था कि मैंने मेन से 2 महीने पहले अपना पहला फुल लेंथ टेस्ट जो था वो लिखा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने GS4 का टेस्ट लिखा था और मुझे मैंने टाइम नहीं देखा था, पूरा टेस्ट लिखा तो मुझे 4 घंटे लगे थे उस टेस्ट को फिनिश करने में। तो 4 घंटे लिखने के बाद मेरी पूरी बाजू जो ये वाली है थक गई थी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे मतलब स्ट्रेंथ चाहिए इस बाजू में, तो फिर मैंने इसको धीरे धीरे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ये नहीं है कि मैं पूरे दिन इस्तेमाल करता था, लेकिन इसका मैंने काफी इस्तेमाल किया अपने ये हैंड में स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंप्रूव करने के लिए। लेकिन राइटिंग तो देखो साथ साथ करनी ही होती है। तो आई डोंट नो कि कितना इफेक्टिव है, लेकिन साइकोलॉजिकल तो होता ही है ना। तो इसके अलावा भी कुछ बड़ी सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी जो मैंने इस्तेमाल की हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि हम ऑलरेडी अपना टाइम एक्सीड कर चुके हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट संडे फिर उन सब चीजों के लिए उन सब चीजों को भी लेके आऊं आपके सामने। बट मेन मोटिव मेरा आज था आपके लिए चैट जीपीटी। तो अब आप लोग चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करोगे? चैट जीपीटी अब आप लोगों ने इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में, अपनी प्रिपरेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को क्लास में केस स्टडीज लिखने के लिए देता हूँ, तो उन्हें जब मैं केस स्टडीज लिखने के लिए देता हूँ, जैसे किसी ट्राइब का, जो भी ट्राइब न्यूज में होती है, मैं उनको बोल देता हूँ कि आप इसकी केस स्टडी लिख के लाओ और मुझे चेक कराओ। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैट जीपीटी चलाना सीख लिया हुआ है, उन्होंने तो अपने आईपैड्स में आइकन बना के रखा हुआ, डायरेक्टली इसको खोलते हैं, वहां पे सीधे सीधे वो ट्राइब लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सर्च भी कर लेते हैं कि बताओ इसकी एथनोलॉजी क्या है, तो वहीं पे पूरा लिखा लिखाया बन जाता है। बाद में वो लोग उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे अभी भी हैं जिनको समझ नहीं आता, क्योंकि क्लास में मैं जब बताता हूँ तो कई बच्चे जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं या जो टेक्नोलॉजी इतने अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, वो थोड़ा सा इससे दूर भागते हैं। तो मुझे आपको यही बताना है कि आपको टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना है, जितना इस्तेमाल कर सको उतना करो। आपके मार्क्स में ये काफी सारी वैल्यूडेशन करवा देता है और आपको बहुत हेल्प करता है। डे वन से मैं तो ये बोलता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करो टेक्नोलॉजी का। चैट जीपीटी बहुत पावरफुल टूल है, आप इसको इस्तेमाल करो हर एक जगह पे, हर एक चीज में। चाहे आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी नहीं भी है तो भी आप जो भी चीज पढ़ते हो, जो भी नोट्स बनाते हो, जिस जिस जगह भी आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा या किसी से पूछना पड़ेगा या गूगल करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले अपना बेस्ट फ्रेंड चैट जीपीटी को बना लो। आप सबसे पहले यहाँ पे आके सर्च किया करो। बहुत अच्छा टूल है, इसको भरपूर इस्तेमाल करो। इसका अपनी जो भी प्रिपरेशन हो, प्री में भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। प्री में कैसे करोगे? जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट्स, और आप फंडामेंटल राइट्स आपको समझ नहीं आ रहे, तो वहां पे लिख दो एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स टू अ 6 years old, तो आपको समझा देगा, उसकी फिलोसफी बता देगा आपको कैसे करनी। आंसर राइटिंग अगर आप कोई लिख रहे हो, जैसे मैं क्लास में आपको देता हूँ PYQs, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन मैं एंथ्रो के लिखने के लिए देता हूँ बच्चों को, तो वो फिर मतलब हर हफ्ते मैं चेक करता हूँ उनके आंसर्स।
तो जब आप वो आंसर्स लिखते हो तो आप लोग, मैंने आपको क्या किया हुआ है कि मैं असाइनमेंट्स भी देता हूँ। असाइनमेंट्स में आपको लिंक पहले ही साथ साथ शेयर कर देता हूँ कि पहले आपने इस लिंक पे जाना है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर ऑनलाइन कहीं का भी उसको पढ़ के फिर आपने आंसर लिखना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोग क्या करते हो कि क्लास में जो मैंने आपको डिक्टेट किया होता है आप उस हिसाब से आंसर लिख देते हो। उससे होगा क्या कि बाद में सब बच्चों के आंसर एक जैसे होंगे तो आपको वैल्यूडेशन मिलेगा ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करो, आप इन टूल्स को इस्तेमाल करो। और इनको इस्तेमाल करना आपने कैसे है, देखो कई मुझे ये बोल रहे थे, जैसे लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू के बाद बच्चों को बताया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो बोलते यार सबको बता रहे हो तो बाद में फिर कंपटीशन सेम लेवल का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप उसको जितना इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करोगे टूल को उतने अच्छे आंसर वो देगा आपको। आपकी डिपेंड करता है आप किस हिसाब से उसमें इवेंट को पास ऑन कर रहे हो। अगर आप लिखोगे कि सीधे सीधे एक्सप्लेन करो, वो एक ही आंसर सबको देगा। आपको उसके साथ चीजें ऐड ऑन करनी, जैसे मैंने की, जैसे मैंने क्या लिखा वहां पे, फ्रॉम इंडियन प्रोस्पेक्ट, फ्रॉम इंडियन केस स्टडी, फिर मैंने इंडियन हटा दिया, फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी लिख दिया। तो इस तरीके से आप ट्राई करो, अलग अलग परमुटेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन, आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। जैसे इंडियाज नेबर मैंने बताया, उसने थोड़ा थोड़ा बताया, फिर आप उसके अंदर और चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान का अलग से पूछो, फिर बोलो इंडिया पाकिस्तान, एक्सप्लेन दिस टू अ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सप्लेन दिस टू अ प्रोफेसर ऑफ पॉलिटी, या एक्सप्लेन दिस टू अ किड हु इज गोइंग टू ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से खुद खुद से सोच के आप लोग करो चीजों को, आपको अलग अलग आंसर्स इसमें से मिलेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी आंसर राइटिंग में। आप जब भी कोई आंसर लिखते हो ना, उसके बाद अगर आपको मॉडल आंसर नहीं मिल रहा है, आप चैट जीपीटी में उसको सर्च करो, वहां पे आपको जो आंसर मिलेगा देखो कि कहीं कंक्लूजन इसका जो मिलता है, क्या आप उसका कंक्लूजन इस्तेमाल कर सकते हो अपने पेपर में। इसका इंट्रो जो मिलता है, क्या आप उसका इंट्रो इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बॉडी के जो अलग अलग 4-5 पॉइंट्स है वो कर सकते हो। कई दफा क्या होता है कि हमें क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा होता किसी चीज का, तो इसमें सर्च करो, इसमें लिखो गिव मी दी क्रिटिसिज्म ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, ये आपको क्रिटिसिज्म भी देगा। तो आपने कभी भी भागना नहीं है चीज से कि ये तो मुझे कहीं मिला ही नहीं, मैंने बुक में पढ़ा लेकिन मुझे बुक में मिला ही नहीं। जैसे क्लास में आपको बताता हूँ कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है कोई एंथ्रोपोलॉजी में, तो 10 मार्कर इतना अच्छा होता है कि उसमें उसने कुछ भी नहीं पूछा होता, वो वन वर्ड देके भूल जाता है। वो बोलता है कल्चर रिलेटिविज्म, कुछ नहीं बोलेगा वो, एक्सप्लेन कल्चर रिलेटिविज्म या वाई कल्चर रिलेटिविज्म इज डियर टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सीधे बोल देगा एक्सप्लेन कल्चर, सीधे लिखेगा कल्चरल रिलेटिविज्म। तो अब वो क्या कर रहा है, वो आपको एक एक नया नया डायमेंशन दे रहा है कि आप जहां चाहो जो चाहो उसके बारे में लिखो। लेकिन आप लिखोगे क्या उसके बारे में, वही जो आपने पहले पढ़ा है कि वाई कल्चर रिलेटिविज्म इज डियर टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो फिर अगर आप सेम चीज लिख रहे हो फिर उसका क्या फायदा इतना देने का। तो आपने फिर वहां चैट जीपीटी जैसे टूल्स से सीख के अपने आंसर्स को ग्रूम करना है। आप लिखो कल्चर रिलेटिविज्म, उसके अलग अलग पैराडिग्म सर्च करो, लिखो कि हिस्ट्री क्या थी इसकी, जो मैंने आपको बताई फ्रांस बोइस ने अगेंस्ट एथनोसेंट्रिसिज्म हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म स्कूल लाया, उसमें उन्होंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। हालांकि इसका नामकरण बाद में लॉकी ने किया था, लॉकी ने बाद में ये नाम दिया था कल्चर रिलेटिविज्म, लेकिन अप्रोच तो फ्रांस बोइस ने पहले ही दे दी थी। तो इस तरीके से फिर इसका लिखो कि कल्चर रिलेटिविज्म वर्सेस एथनोसेंट्रिज्म। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्लास में कि कभी भी कोई ये कंसेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा या आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उसका काउंटर वाला कोई ढूंढ लो, उसका एक काउंटर ढूंढ लो, उन दोनों में कंट्रास्ट करो, फिर आपको वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। फिर इसका आपने क्रिटिसिज्म लिखना है तो सर्च करो चैट जीपीटी में कल्चर रिलेटिविज्म का, भाई क्रिटिसिज्म बता मुझे क्या है, वो 4-5 पन्ने आपको बता देगा। अगर आपको पेपर 2 में जैसे इंडिया कंटेक्स्ट है तो इंडिया के हिसाब से लिखो, उसमें लिखो कि एक्सप्लेन कल्चर रिलेटिविज्म फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडियन एग्जांपल्स। तो जैसे इंडियन एग्जांपल अभी हमने देखा, उसने बताया दो चीजें बताई उसने की, एक तो जो एनिमल सेक्रीफाइस होता है और दूसरा जो अलग अलग धर्म रहते हैं वो सबका अपना अपना बिलीफ प्रैक्टिस है, सब ये अलग अलग है, लेकिन फिर भी मेल्टिंग पॉट की तरह इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स हैं वो एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि कुछ ये टूल्स हैं, ये कोई एक टूल नहीं है, मैंने बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन ये इस वक्त सबसे पावरफुल टूल है जो सारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर ही रहे होंगे। तो आप भी इनको आप पीछे मत रह जाओ। मैं नहीं चाहता कि जो बच्चा मेरे टच में है वो कहीं पे भी लैग करे। आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको टूल्स दूं, चाहे सजेशंस दूं, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड या पढ़ाई से विदाउट रिलेटेड। अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए, लाइफ से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है आपको, उससे रिलेटेड भी आप मेरे से बात करना चाहो, मेरे से बात कर सकते हो। एट दी एंड फोकस मेरा ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसके साथ हम आज का सेशन जो है यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई डाउट है अभी तक तो वो मुझे टाइप करके बता दो, अब मैं आपके डाउट्स लूंगा वहां से।
सर जैसे विजन मैगजीन है, अगर उसी को हम हर बार रिवाइज करते हैं तो पीटी 365 या मेन 65 की प्लेस पर उन्हीं को यूज कर सकते हैं क्या? आउटपुट सेम रहेगी या कोई लॉस होगा? रफी यार, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है करंट अफेयर्स की, तो आप उसको देखो, आपको समझ आ जाएगी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी अप्रोच बताई हुई है। सर व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक यू वर टॉकिंग अबाउट? ओहो, पकड़ लिया आपने मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चलो वो भी बता ही देता हूँ। देखो, अगर आप लोगों में से किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच या थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो देखो फिजिक्स में एक कंसेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है कि उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी रेडियो वेव्स है ना, तो हवा में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जैसे हम लोग आजकल वायरलेस फोन से इस्तेमाल करते हैं ना, 3G 4G जो हमारी सिम पड़ती है तो वायरलेस है। पहले जमाने में फोन कैसे हुआ करते थे? लैंडलाइन फोन होते तो एक तार आती थी। क्या आज की डेट में आपके फोन जो आप लोग जेब में डाल के घूमते हो उसमें कोई तार होती है? नहीं ना होती। वो क्या करता है, वो किस पे काम करता है? वो रेडियो वेव्स पे काम करता है। रेडियो वेव क्या होती है? ये हवा में तरंगे होती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वो जो वेव्स होती है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या किया जाता है कि उन वेव्स के ऊपर कुछ डेटा भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हवा में कुछ वेव्स चल रही होती हैं। जब हम आपको फोन मिलाते हैं यहां से, जहां जब हम आपको मैसेज करते हैं तो हमारे फोन से डेटा निकल के आप तक पहुंचता है, ठीक है। तो जैसे वो पहुंचता कैसे? जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ वो उसके पैकेट्स होते हैं, और वो पैकेट्स हवा में जो ये वेव्स होती हैं, जो ये तरंगे होती हैं, इनके ऊपर रख कर इसको आगे भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। कहने का ये मतलब है कि कुछ वेव्स होती हैं जिनके ऊपर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अब ये जो फिजिक्स की या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की एक कंसेप्ट है, एक टेक्नोलॉजी है, इसको आप लोग अपनी पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? जापानीज कल्चर में भी ये चीज इस्तेमाल की जाती है, इजरायली कल्चर में भी ये चीज इस्तेमाल की जाती है। मैंने शायद आपको बताया था कि इजराइल में, क्लास में बताया था शायद, इजराइल में जब कोई एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो बेबी होने वाला होता है, तो उस बेबी को कुछ उस प्रेग्नेंट विमेन को कुछ कुछ चीजों को करना पड़ता है। उसमें से क्या है? पहला, उसे मैथ्स की पजल्स सॉल्व कराई जाती है रोज। रोज मदर जो होती है वो मैथ सॉल्व करती है। तो आप में से कुछ होंगे जिनको मैथ पसंद नहीं है, तो लेकिन ये फैक्ट है कि उनसे मैथ सॉल्व कराया जाता है। दूसरा, उनको जो हारमोनियम होता है, जो वायलिन वायलिन या हारमोनियम दोनों में से कोई एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बजाया जाता है उनके पास। और तीसरा, उनको अच्छा खाना पीना दिया जाता है, ठीक। तो इससे होता क्या है कि जो फीटस है ना, उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। मैथ सॉल्व करने से क्या होता है कि हमारे माइंड में कुछ, हमारे ब्रेन जो है वो कुछ एक ऐसे एंजाइम्स सिक्रीट करता है जिससे बच्चे की जो ब्रेन है, बच्चे का जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट, उससे बच्चे की जो सुने ना, प्लीज माइक म्यूट करो। उससे क्या होता है कि बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो वो पियानो है, हाँ पियानो है, पियानो के साउंड से भी ऐसा होता है कि बच्चे का जो माइंड है, वो जो वेव्स होती हैं बच्चे के माइंड तक पहुंचती हैं, उससे बच्चे का माइंड जो है वो इंप्रूव हो जाता है। तो अब आपको पढ़ाई के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है? तो देखो, पढ़ाई के लिए आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, खासकर जैसे मैं पढ़ता था, आप शुरू से ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन स्पेशली ड्यूरिंग मेंस मैंने ये इस्तेमाल किया था कि आप जिस टाइम पढ़ रहे हो, जो रिवाइज कर रहे हो, साथ साथ आप कोई एक म्यूजिक सुनो, ठीक है। और म्यूजिक आपने कैसा सुनना है? फास्ट बीट वाला म्यूजिक। तो जो फास्ट बीट वाला जो म्यूजिक रहता है ना, वो क्या करता है, वो एक इस वेव की तरह एक्ट करता है। म्यूजिक सुनते सुनते जब आप पढ़ रहे हो ना, तो वो म्यूजिक, वो जो पढ़ रहे हो आप, जो चीज आप लर्न कर रहे हो, वो उस म्यूजिक के साथ साथ आपके माइंड में जो है वो एनग्रेव हो रहा होता है। और इससे आपको फायदा कब मिलता है? जब आप पेपर देने जाते हो। जब आप पेपर देने जाओगे ना, जब आप पेपर दोगे, तो आप उस टाइम अगर उस सॉन्ग को गुनगुनाओगे, अपने माइंड में वो सॉन्ग गुनगुनाओगे, तो जो चीज आपने उस सॉन्ग को सुनते सुनते पढ़ी है ना, वो वापिस से रिकॉल होने लग पड़ती है। तो ये टेम्परेरी होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। अगर आप आज से एक ही गाना सुन रहे हो ना फाइनल पेपर तक, तो वो तब तक भूल जाएगा। ये तभी होता है जैसे एग्जाम से एक दिन पहले। अब इंजीनियर्स का क्या होता है कि इंजीनियर्स पेपर जो देते हैं वो एक दिन पहले ही पढ़ के देते हैं, तो उनको पहले की आदत हो गई होती है। ऐसी टेक्निक जो होती है इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों को बहुत पता होती है। तो फाइनली जब आपके मेंस होते हैं, मेंस भी ऐसे ही होते हैं। मेंस में कुछ कुछ देखो, सारी चीजें तो आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं, और मैं तो पहले ही बहुत कमजोर हूँ ऑन लर्निंग और क्रैमिंग, लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ डेटा तो लिखना पड़ता है। जैसे कुछ
कब कोई एक्ट आया, कोई नया इंडेक्स आ रहा है तो इंडिया का उस इंडेक्स में रैंक क्या है, काफी सारी मतलब कुछ एक शॉर्ट नोट्स जो जस्ट आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक दिन पहले रात को पढ़ के जा रहे हो, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रूफ देखो ये जो टेक्निक है ये कोई साइंटिफिक तो है नहीं, बोला जाता है और फॉलो करके काफी लोगों ने इससे बेनिफिट लिया हुआ है, मैंने भी लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताऊं, आपसे भी शेयर करूं, तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं, आप उनको सर्च कर सकते हो। इसके अलावा मुझे आपको थोड़े से फ्लो चार्ट्स के बारे में बताना था, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर कोई चाहता है तो आप लोग क्या कीजिए, ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा आप उसमें कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा इसी तरीके की कुछ चीजें अदर देन स्टडीज जिनको आप इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम एंड करेंगे।